प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है क्योंकि बादशाह ने अपनी बेटी की शादी एक बंदर से कर दी। फिर शादी की पहली रात बंदर ने शहजादी के साथ से जो किया, पूरी कहानी जानने के लिए आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत ही नेक और रहमदिल था, न किसी पर जुल्म करता और न जुल्म होने देता। उसने गुनाहगारों पर होने वाली सजा भी हल्की करवा दी थी, लेकिन फिर भी उसकी सल्तनत में अमनो अमान था। वहां के सभी लोग ईमानदार थे, इसलिए वहां खुशहाली भी थी। लोग इतने नेक थे कि बादशाह की जानो माल की सलामती के लिए दुआ करते थे। बादशाह की रहमदिली का यह हाल था कि इंसान तो इंसान व जानवरों पर भी जुल्म नहीं होने देते थे। एक दफा की बात है, बरसात का सुहाना मौसम था। बादशाह अपने वजीरों के साथ शहर को निकला। जंगल के करीब डेरे डाले गए। बादशाह का खेमा नस्ब किया गया। वहां मुख्तलिफ तरह के खेल तमाशे और तफरीह होने लगी। जंगल में धूम धमाका मचा हुआ था। अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। तरह तरह के खाने बनाए जाने लगे। काफी देर खाना बनाने के बाद खाने का वक्त हुआ। दस्तरख्वान बिछाया गया तो बादशाह ने देखा कि एक बड़े से दरख्त पर एक बहुत बड़ा बंदर बैठा हुआ है और वो बंदर खामोशी से सब कुछ देख रहा था, मगर उसने बंदरों वाली कोई हरकत नहीं की थी। न खाने की कोई चीज लेकर भागा और न ही किसी को परेशान किया। बादशाह ने अपने नौकरों से कहा, थोड़ा खाना और फल इस बंदर के सामने भी डाल दो। नौकरों ने कुछ फल और रोटी बंदर के पास पत्थर पर रख दी। बंदर पत्थर के नीचे उतरा और एक कोयला का टुकड़ा उठाकर तख्त पर कुछ लिखने लगा। फिर उसने वह तख्त बादशाह को दे दी। बादशाह खुद भी यह तमाशा देख रहा था और तख्त पर लिखा था, मैं ऐसे खाने नहीं खाऊंगा। जैसा दस्तरख्वान बादशाह सलामत के लिए लगा है, ऐसा ही मेरे लिए भी लगाया जाए। और जैसे बर्तनों में बादशाह को खाना पेश किया जा रहा है, ऐसे ही बर्तनों में मुझे भी खाना पेश किया जाए, तभी मैं खाना खाऊंगा। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि एक बंदर न सिर्फ लिख पढ़ सकता है, बल्कि इसका इतना ऊंचा दिमाग भी है। बादशाह को भी दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बंदर के लिए भी हमारे जैसा दस्तरख्वान लगाओ और वही खाना पेश करो जो हमें पेश किया गया है। बादशाह के हुक्म की तामील हुई। नौकरों ने वही कहा जो बादशाह ने बोला। जब दस्तरख्वान लग गया तो बंदर दरख्त से उतरकर नीचे आया। नौकरों ने उसके हाथ धुलाया। फिर बड़ी तमीज से बंदर ने दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाया। खाने के बाद फिर हाथ धोए और वापस दरख्त पर जाकर बैठ गया। बादशाह बड़ी हैरत और दिलचस्पी से यह सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में आसमान पर काले बादल छा गए। नौकरों ने जल्दी जल्दी सामान समेटा। बादशाह ने कहा, एक टाट का टुकड़ा बंदर के पास भी रख दो, कहीं बंदर भीग न जाए। किसी का पालतू बंदर लगता है। नौकर टाट लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने झट से तख्त पर कुछ लिखकर नौकर को दे दिया। नौकर तख्त लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब उस तख्त को देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि जैसा खेमा बादशाह के लिए लगाया गया है, ऐसा ही खेमा मेरे लिए भी लगाओ। वैसा ही साजो सामान तैयार करो, तब मैं आऊंगा। यह सब सुनकर बादशाह अब बाकायदा दिलचस्पी ले रहा था। बादशाह के हुक्म से फौरन शाही खेमे जैसा दूसरा खेमा खड़ा किया गया और पलंग बिस्तर लगाया गया। इतने में बारिश शुरू हो गई। बंदर बड़ी नफासत से उठकर खेमे में आया। बादशाह जितने दिन भी शेरो तफरी की गरज से वहां ठहरा, बंदर हर बात में बादशाह की बराबरी की फरमाइश करता रहा। मगर जिस दिन बादशाह वापस महल में जाने के लिए रवाना होने वाला था तो उसने नौकरों से कहा, इस बंदर से पूछकर आओ कि हमारे साथ चलेगा। बंदर ने फिर तख्त पर लिखा, जैसा हाथी बादशाह की सवारी में है, वैसा ही हाथी मेरे लिए भी तैयार कराओ, फिर मैं जाने के लिए तैयार हूं। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, अच्छी तफरी है, इस बंदर को साथ रखना चाहिए। ऐसा चालाक और पढ़ा लिखा बंदर तो कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि एक हमारी सवारी जैसी सवारी और तैयार करो और इस बंदर को भी हमारे साथ महल में ले चलो। बंदर बड़ी शान से शहर में दाखिल हुआ। उसका हाथी बादशाह के हाथी के साथ साथ चल रहा था। शहर के लोग बड़ी हैरत से यह तमाशा देख रहे थे।
महल में पहुंचकर बादशाह ने कहा, बाहर जो नौकरों के मकान हैं उनमें से एक मकान में बंदर को छोड़ दिया जाए। बंदर को अब कागज कलम भी दे दिया गया था। उसने कागज पर लिखा, मैं यहां नहीं रहूंगा। जैसा महल बादशाह का है ऐसा ही महल मेरे लिए भी तैयार करवाया जाए। वैसे ही सारी रहने का साजो सामान भी हो तो फिर मैं रहूंगा, वरना मैं वापस चला जाऊंगा। बादशाह का एक महल और भी था जहां वह गर्मी के मौसम में रहा करता था। उस महल को बादशाह ने बंदर के रहने के लिए तैयार करवा दिया और बंदर इसमें रहने लगा। नौकरों को बहुत बुरा लगता था कि उन्हें एक बंदर की खिदमत शाही एहतमाम के साथ करनी पड़ रही है, लेकिन बादशाह का हुक्म था और बादशाह की मल्लिका को भी बंदर से बड़ी चिढ़ हो गई थी। वह बार बार बादशाह से कहती रहती कि इस बंदर को वापस जंगल में छुड़वा दे, क्योंकि बंदर की ऐसी हरकतें देखकर मल्लिका को बंदर से नफरत होने लगा था। लेकिन बादशाह इस बात पर राजी नहीं था। इधर बंदर ने दरबार में आकर बैठना भी शुरू कर दिया। सारे मुकदमे बड़े ध्यान से सुनता। अगर बादशाह कोई गलत फैसला देने वाला होता तो झट से उसके हाथ से कागज कलम लेकर जल्दी से लिखकर सही फैसला उनके सामने रख देता। शुरू शुरू में तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि बंदर की वजह से वह बहुत सारे गलत फैसलों से बच गया है। बेगुनाह सजा से भी महफूज रहे हैं और बेगुनाहों को सजा भी नहीं मिलती, क्योंकि बंदर हर चीज सोच समझकर बादशाह को लिख कर दे देता। और भी कई ऐसे फैसले करने में बंदर ने मदद की जो बादशाह और उसकी सल्तनत के लिए फायदेमंद थे। धीरे धीरे बादशाह अपने सभी फैसले और किसी चीज का हुक्म करने से पहले बंदर को दिखाने लगा। अब तो दरबारी भी इस अक्लमंद और पढ़े लिखे बंदर के आदी हो चुके थे, लेकिन मल्लिका की दुश्मनी बंदर से कम नहीं हुई। वह लगातार बादशाह से कहती रहती, इस बंदर को कहीं उठवाकर फेंकवा दो, जंगल में छोड़ो, नहीं तो एक दिन यह आपकी सारी सल्तनत पर कब्जा कर लेगा। हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। यह आपको हटाकर खुद बादशाह बन जाएगा। बादशाह अपनी बेगम को समझाता, बेगम अब यह मुमकिन नहीं। आप देख रही हैं यह कोई मामूली बंदर नहीं, अब तक वह हमारे लिए फायदेमंद ही साबित हुआ है। हमारी सल्तनत में इसकी वजह से बेहतरी आई है। मैं तो कहता हूं हमें इस बंदर से और भी फायदा होगा, हमारे सल्तनत में इजाफा होगा। बादशाह ने अपनी बेगम से कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, वह हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन बेगम को चैन नहीं आया। उन्होंने बंदर को मरवाने की साजिश की। हर रोज की तरह बंदर को खाना खिलाने के लिए दरबारी जाने लगा। बादशाह की बेगम ने दरबारी को रोककर खाना ले लिया और दरबारी से कहा कि आज खाना मैं चेक करती हूं पहले। और फिर मालिका ने खाने में जहर मिला दिया और दरबार से कहा कि अब इस खाने लेकर जाओ। मगर हैरानी की बात यह थी कि उस दिन बंदर ने खाना नहीं खाया और बादशाह को एक कागज पर लिखकर दिया कि मुझे मरवाने की कोशिश आपको और आपके खानदान को बहुत महंगी पड़ेगी। बादशाह को जब इस साजिश और जहर के बारे में पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। नौकरों को बुलाया गया। सबने कहा कि हमने जहर नहीं मिलाया था। बादशाह ने काफी देर तक छानबीन करने के बाद आखिर में जाकर मालूम पड़ा कि जहर बादशाह की बेगम ने खुद मिलाई थी। जब बादशाह को मालूम पड़ा कि खाने में जहर उसकी बेगम ने ही मिलाई थी तो बादशाह बहुत नाराज हुआ और अपने बेगम से कहने लगा कि आइंदा कोई ऐसी हिमाकत मत करना, वरना फिर इसका इल्जाम बहुत बुरा होगा। ये बातें सुनकर बेगम दिल ही दिल में जल भुनकर रह गई। बादशाह की ओर कोई औलाद नहीं था सिवाय एक बेटी के। बादशाह अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता था और उसे बहुत लाड़ प्यार से रखता था। बादशाह अपने शहजादी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाब पूरा करता। बंदर के चर्चे को शहजादी ने भी सुने थे। बंदर के बारे में इतनी सारी बातें सुनकर शहजादी को भी बंदर को देखने का शौक पैदा हो गया। एक दिन बंदर दरबार से निकलकर अपने महल जा रहा था। शहजादी अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होकर उसे देखने लगी। बंदर ने जब शहजादी को देखा तो रुक गया और उसे घूरने लगा। शहजादी बंदर से डरकर महल में भाग गई और उस दिन से यह होने लगा कि हर रोज जब शहजादी बन संवर कर आईना देखती तो पीछे से बंदर का चेहरा नजर आ जाता।
बंदर न जाने कैसे उसके कमरे में घुसा रहता। इसी वजह से शहजादी को डर के मारे बुखार चढ़ जाता। फिर कई दिन बंदर उसके कमरे में नहीं आया। जब शहजादी ठीक हो गई तो फिर बंदर ने आना शुरू कर दिया। बंदर ने कागज पर कुछ लिखकर शहजादी के हाथ में थमा दिया। पर्चे में लिखा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। यकीन करो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूं। शहजादी जानती थी कि यह तहजीब मंद बंदर है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसका डरना भी कुदरती था। धीरे धीरे शहजादी का डर खत्म हो गया। उसे उस बंदर से हमदर्दी हो गई। वह सोचती, इतना समझदार और पढ़ा लिखा बंदर है, मेरे वालिद को इसने कई खतरों से बचा लिया है। हम पर इसके बड़े एहसान हैं, और अगर अल्लाह ने इसे बंदर की सूरत दे दी है तो इसका क्या कसूर है। अब शहजादी उस बंदर से डरती नहीं थी। वह थोड़ी देर उसके कमरे में रुकता और उसे देखता और फिर चला जाता। ऐसा करते करते यह बात बादशाह की बीवी के कानों तक जा पहुंची। बादशाह की बीवी ने तो सारा महल सर पर उठा लिया। बंदर को खूब भला बुरा कहा, उसे गालियां भी दीं और बादशाह के सामने जाकर रोना धोना करने लगा और कहने लगी, अब तो हद ही हो गई। अब आपका वह चहेता बंदर आपकी लाडली बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। या तो उसे महल से निकाल दो या मैं जहर खा लूंगी। मैं तो तंग आ गई हूं इस बंदर से। बादशाह ने यह सारी बात सुनकर शहजादी को बुलाकर पूछा, क्या बंदर तुम्हें परेशान करता है? शहजादी ने सच सच सारी बात बता दी और कहा, अब्बा जान, पहले तो वाकई मुझे इससे बहुत डर लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। मुझे उसे बंदर में बहुत अक्लमंद नजर आती है और मुझे लगता है कि यह बंदर हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे इससे हमदर्दी हो गई है। बादशाह को तो इत्मीनान हो गया कि शहजादी की जान को कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी यह बात पसंद न आई कि बंदर इस तरह शहजादी के कमरे में आ जाए। उन्होंने बंदर से बात करने का फैसला कर लिया। अगले दिन बादशाह बंदर के महल में पहुंचा। बंदर बाग में आराम कर रहा था। बादशाह ने उससे कहा, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या हो, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हें अपने बराबर का दर्जा दिया है, जो शायद कोई दूसरा बादशाह अपनी सल्तनत में बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन अब तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। यह मुझे गवारा नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई सख्त कदम उठाएं, तुम इस हरकत से बाज आ जाओ। बंदर झट से महल में से कागज और कलम लाया और लिखने लगा। फिर उसने लिखकर बादशाह को दे दिया। उसमें लिखा था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं कि इसे हमेशा खुश रखूंगा। उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। बादशाह तो हक्का बक्का रह गया। अपनी फूल सी शहजादी की शादी और इस बंदर से, यह तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने साफ कह दिया, ऐसा मेरी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। बंदर ने बादशाह की कमर से तलवार निकालकर हाथ में ली और दूसरे हाथ से लिखा, अगर आपकी जिंदगी में यह मुमकिन नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको मारकर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। आप मेरे मोहसिन हैं। आपने मुझ पर एहसान किया, मुझे इस महल में रखा, इसलिए मैं आपके खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। बादशाह को अपनी मौत सामने नजर आई तो वह बोला, मैं सोचकर जवाब दूंगा। बंदर ने लिखा, जो कुछ भी है, मगर वह जवाब हां में होना चाहिए। बादशाह बेचारा महल में वापस आ गया। बड़ा सख्त परेशान था। एक तरफ बेटी थी और दूसरी तरफ अपनी जिंदगी। क्या करता क्या ना करता। सारी रात टहलते गुजारी, लेकिन बेगम को उसने कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि वह महल सर पर उठा लेगी। कहेगी कि तुम इसे लाए क्यों थे। सुबह हुई तो फैसला कर चुका था कि वह कभी अपनी बेटी की शादी इस बंदर से नहीं करेगा। अपनी बेटी को बंदर से बचाने की बजाय वह अपनी जान दे देगा। कुछ नसीहतें और वसीयतें करने के लिए वह शहजादी के पास गया और उसे समझाने लगा कि कल अगर उसे कुछ हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, अपनी मां को कैसे संभालना है और सल्तनत के कामों को कैसे देखना है, कौन कौन वफादार लोग उसकी मदद कर सकते हैं। शहजादी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब्बा जान, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। इंशाअल्लाह आप 100 बरस जींगे और हुकूमत करेंगे। बादशाह ने शहजादी को समझाया और बोला, बेटी,
वो बंदर मेरी जान के पीछे पड़ गया है। कहता है या तो तुम्हारी शादी उससे कर दूं या वो मुझे जान से मार डालेगा। मेरी जिंदगी में तो यह मुमकिन नहीं कि मैं तुम्हें उस बंदर से शादी करा दूं। तुम्हारी मां इसे मारने की कई तरकीबें कर चुकी हैं, लेकिन वो आज भी जिंदा सलामत है। वो बंदर बहुत चालाक है। मैं आज उसको साफ जवाब दे दूंगा और शायद वो फौरन ही मुझे मार डाले। तुम अपनी मां के साथ तहखाने में छुप जाना और इस वक्त तक न निकलना जब तक वो बंदर मायूस होकर चला न जाए। शहजादी कहने लगी, अब्बा जान, आपकी जान इतनी फालतू नहीं है। आप सिर्फ मेरे बाप ही नहीं हैं, इस सल्तनत के बादशाह भी हैं। आपकी पर कुछ फर्ज भी है। इस सल्तनत को कौन संभालेगा? पूरे इलाके के लोगों को कौन देखेगा? बाबा, आप मेरी बात माने तो आप जाकर बंदर से रिश्ते के लिए हां कर दीजिए। तकदीर की होनी को कोई नहीं टाल सकता। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो वो आपके मरने के बाद भी होकर रहेगा। बादशाह काफी देर तक सोचता रहा। काफी देर तक सोचने के बाद बादशाह आखिरकार मान ही गया। हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी एक बंदर से हो, लेकिन बादशाह बहुत मजबूर था। आखिरकार बादशाह ने बंदर से जाकर अपनी रजामंदी सुनाई। बंदर ने कहा, आप शादी की तैयारियां कीजिए। बादशाह की बीवी के कानों में जब यह बात पहुंची तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। बहुत रोई धोई, जान देने की धमकियां दी, बाल नोचे, कपड़े फाड़े, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। निकाह वाले दिन बादशाह ने अपने बेगम को एक कमरे में बंद कर दिया और अपने बेटे की शादी बंदर से करा दी। शहजादी रुखसत होकर बंदर के महल में चली गई। तब बादशाह की बीवी को खोला गया। बादशाह की बीवी यह सब देखकर बहुत हल्ला किया, रोई पीटी, लेकिन अब क्या हो सकता था। अगले दिन सुबह जब शहजादी महल में आई तो बहुत खुश थी। सब बहुत हैरान हुए। उसकी अम्मा ने उसे गले लगाकर रोने का इरादा किया, लेकिन बेटी ने कहा, अम्मा, अब रोने धोने से कोई फायदा हासिल नहीं। जो मेरी किस्मत में हो गया वो हो गया। मैं खुश हूं। अम्मा की तो हैरत की इंतहा न रही। वो बोली, तू इस बंदर के साथ खुश है? शहजादी बोली, हां, मैं खुश हूं। अब रोना धोना बंद करो। शहजादी दिन में बाप के महल में रहती और शाम को अपने महल में चली जाती। खुशी और इत्मीनान उसके अंग अंग में फूट रहा था। बेटी को खुश देखकर बादशाह भी मुतमईन हो गया था, लेकिन अम्मी जान को यह बात किसी तरह हजम नहीं हो रही थी कि उनकी बेटी बंदर के साथ कैसे खुश है। एक दिन अम्मा ने छानबीन करने की ठान ली। रात को उन्होंने नौकरानी की चादर ओढ़ी और बंदर के महल की तरफ निकल गई। आमतौर पर रात को बंदर अपने महल का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता था, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन पता नहीं कैसे दरवाजा खुला रह गया। बादशाह की बीवी चुपके से अंदर घुस गई। शहजादी की ख्वाबगाह का दरवाजा बंद था। अंदर से हंसने बोलने की आवाजें आ रही थीं। किसी मर्द की आवाज भी थी। बादशाह की बीवी चुपके से ताले के सुराख से झांक कर अंदर देखा। अंदर मसहरी पर शहजादी के पास एक खूबसूरत शहजादा नौजवान बैठा था। दोनों हंस हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अम्मीजान ने दिल में सोचा, अच्छा ये बात है, तभी तो मैं कहूं मेरी बेटी इतनी खुश कैसे रहती है। फिर वो जाने को पलटी तो एक तरफ बंदर की खाल दिखाई दी। अम्मा ने सोचा, जब इतना खूबसूरत जवान है तो ये मोटी खाल अपने ऊपर क्यों रखता है और बंदर क्यों बना रहता है। अगर मैं इस खाल को जला दूं तो यह फिर कभी दोबारा बंदर नहीं बन सकेगा। यह सोचकर वह बंदर की खाल उठाकर महल में ले आई। आकर उसे आग लगा दी। इधर खाल में आग लगी और उधर शहजादा जलने लगा। बचाओ बचाओ कहता हुआ भागा और गायब हो गया। हैरान परेशान शहजादी महल में पहुंची तो देखा कि खाल जल रही है। उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई। देखा कि उसकी अम्मी जान की ये करतूत है। शहजादी चिल्लाकर ये कहने लगी, हाय अम्मी जान, आपने ये क्या किया? मेरा सुहाग उजाड़ दिया। क्या दुश्मनी थी आपको मुझसे? अम्मा जान बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो सोचा कि ना ये मोटी खाल रहेगी और ना तुम्हारा दूल्हा इसे पहनेगा। शहजादी का रोते रोते बुरा हाल हो गया। बोली, मां, आपसे कहा था ना कि मुझे मेरी तकदीर पर छोड़ दें, लेकिन आपको भी चैन नहीं था। अब ठंडक पड़ गई आपके दिल में। अम्मा जान चोर सी बन गई, खुद अपने हाथ से बेटी को बर्बाद कर दिया। बादशाह को पता चला तो उन्होंने दूर घोड़े दौड़ाए,
लेकिन कहीं से बंदर शहजादे की खबर ना आई। शहजादी की तो हालत देखी नहीं जाती थी, सूख कर कांटा हो गई थी। न खाती थी, न पीती थी, न हंसती थी, न बोलती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर शहजादी जोगन के कपड़े पहनकर शहजादे की तलाश में निकल खड़ी हुई। जंगल जंगल, सहरा सहरा भटकते फिरते रहती। पांव में छाले पड़ गए, सब रंग रूप मांद पड़ गया। एक दिन रात को जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उस पेड़ पर दो चकोर बैठे थे। चकोर दरअसल एक खुशनुमा परिंदा होता है जिसकी चोंच और पंजे सुर्ख रंग के होते हैं। ऊपर का हिस्सा काला और इस पर सफेद चित्तियां बनी होती हैं। बहुत खूबसूरत परिंदा होता है। उस दरख्त पर नर और मादा दोनों बैठे हुए थे। चकोरी ने चकोर से पूछा, क्या बात है चकोर, तुम इतने उदास क्यों हो? चकोर ने जवाब दिया, क्या बताऊं चकोरी, यहां से यूरोप की तरफ एक शहर है। मैं वहां के शहजादे के लिए परेशान हूं। उसके सारे जिस्म पर बड़े बड़े आले पड़े हुए हैं और न वो बेचारा सो सकता है और ना ही उसे कहीं सोकुन मिलता है। सारे तबीब और हकीम हार गए हैं, किसी चीज से कोई फायदा नहीं होता। चकोर ने पूछा, शहजादे की यह हालत कैसे हुई? चकोरी ने कहा, किसी जालिम ने शहजादे को जलाकर मारने की कोशिश की थी। इसकी जान तो बच गई है, लेकिन सारा बदन बुरी तरह से जल गया। चकोरी ने पूछा, चकोर, क्या हमारे शहजादे के दुख का कोई इलाज नहीं है? चकोर ने कहा, एक ही इलाज है। अगर कोई हमारी पीठें इकट्ठी कर ले और इन्हें पानी के साथ घिसकर 40 दिन तक सुबह शाम लगाएं तो शहजादे के जख्म भर जाएंगे। शहजादी फौरन समझ गई कि यह इसी के शहजादे की बात है। चकोरी चकोर तो सुबह होते ही उड़ गए और शहजादी ने पेड़ के नीचे पड़ी उनकी सारी पीठें इकट्ठी की। एक तबीब का भेष बदला और यूरोप की तरफ चल पड़ी। कुछ ही मील दूर एक शानदार शहर नजर आया। शहर बड़ा खूबसूरत था, लेकिन वहां की हर चीज पर उदासी छाई हुई थी। लोग खामोश और गमजदा अपने अपने काम कर रहे थे। शहजादी ने जिससे भी इसकी वजह पूछी, यही जवाब मिला कि उनका शहजादा मौत के करीब है, इसीलिए शहर पर मातम छाया हुआ है। शहजादी ने बाजार से संदल खरीदा, दवाएं पीसने वाली खरल ली और दूसरा जरूरत का सामान खरीदा और शाही महल में जा पहुंची। पहरेदार से कहने लगी, बादशाह से कहो हिमालय की पहाड़ियों से एक तबीब आए हैं, वो शहजादे का इलाज कर सकते हैं। पहरेदार दौड़ता हुआ गया और बादशाह को खबर सुनाई। बादशाह तो इस हद तक परेशान हो चुका था कि जो भी शहजादे के इलाज करने का दावा करता उसे बुला लेता। उन्होंने इस तबीब को भी बुला लिया। तबीब की शक्ल देखकर बादशाह को शक हुआ कि यह नौजवान तबीब क्या इलाज करेगा। बड़े बड़े नामी गिरामी तबीब यहां हार चुके हैं। फिर भी इसने पूछा, भाई तुम क्या कर लोगे? दुनिया भर के तबीब हकीम हार चुके हैं, अब तो दुआओं का ही सहारा है। शहजादी बोली, हुजूर, अगर 40 दिन तक शहजादा ठीक ना हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा होगी। बादशाह फौरन राजी हो गया। शहजादी कहने लगी कि मुझे शहजादे के पास वाला कमरा चाहिए ताकि मैं दिन रात उनका इलाज कर सकूं। बादशाह के हुक्म से फौरन उसे कमरा दे दिया गया। जब शहजादे के पास पहुंची तो उसकी हालत देखकर उसका दिल रोने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से जब्त किया। फौरन अपने कमरे में जाकर संदल के साथ उस चकोर की बताई हुई बातों की तरह सब पीसने लगी। फिर बहुत एहतियात से शहजादे के जिस्म के जख्म साफ किए। शहजादा दर्द से तड़प रहा था। फिर अल्लाह का नाम लेकर वो दवाई उसके सारे जिस्म पर लगा दिया। शहजादे के जख्मों में ठंडक सी पड़ गई। न जाने कितने दिनों के बाद उसकी आंख लग गई। बादशाह के पास जब यह खबर पहुंची तो वो सजदा शुक्र बजा लाए। उन्होंने हुक्म दिया, तबीब का हर तरह से ख्याल रखा जाए। शहजादी ने तीमारदारी में अपने दिन रात एक कर दिए और हल्की ताकतवर गिजा खिलाई। इसके जख्मों को साफ करती, सुबह शाम उस दवाई को जख्म पर लगाती। हफ्ते भर में शहजादे को इतना फाका हो गया कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों पर ध्यान देने के काबिल हो गया। पगड़ी और दाढ़ी में उसे यह तबीब कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहां देखा था। वो तबीब उसके सामने बहुत कम बोलता था। महीना भर में शहजादे के जख्म पूरी तरह भर गए, लेकिन अभी खाल कच्ची थी। वैसे भी चकोर ने 40 दिन के इलाज की बात की थी।
तो शहजादी इसी तरह उसके जख्मों पर मरहम लगाती रही। शहजादा उसकी खिदमत का दिल से मुखालिफ था और बादशाह ने तो उसको बहुत भारी इनाम देने की तैयारियां कर रखी थीं। लेकिन हुआ कुछ यह कि 40 दिन की दवाई उसने शहजादे के जिस्म पर लगा दी। किसी से कहे सुने बगैर महल से निकल गई और सीधी अपने शहर के लिए रवाना हो गई। हां, उसने शहजादे से उसकी अंगूठी जरूर मांग ली थी, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि वो चली जाएगी। इधर महल में शहजादे के जश्न सेहत की तैयारियां जोर शोर से हो रही थीं, लेकिन तबीब का कहीं पता नहीं था। शहजादा बहुत परेशान था और बादशाह हैरान था कि कैसा नफीस आदमी था। कुछ उजरत का लिए बगैर ही खामोशी से चला गया, न किसी इनाम का तकाजा किया। वो यकीनन अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जो उनके बेटे को सेहत और नई जिंदगी देने आया था। मुकम्मल सेहत खराब होने के बाद शहजादे को अपनी नई नवेली दुल्हन की याद आई। अभी उनकी शादी को दिन ही गुजरे हुए थे। ये मुसीबत आन पद्धी। वो जानता था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी सास थी, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन वो अपने वालिद की इजाजत लेकर शिकार के बहाने से निकला और सीधा अपने ससुराल चला गया। उसने शाही लिबास पहन रखा था और उसके साथ फौज का शिकारी दस्ता भी था। नौकरों ने उसे पूरे एहतराम के साथ महल में बिठाया और बादशाह को खबर की। बादशाह बेटी के गम में वक्त से पहले बूढ़ा हो गया था। मेहमान ने खड़े होकर उनको ताजीम दी। बादशाह ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां के शहजादे हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शहजादे ने अदब से कहा, आप भले मुझे न पहचाने, लेकिन मैं अपने महल को कैसे भूल सकता हूं। मैं वही बंदर हूं जिसको आपने अपने बराबर का दर्जा दिया था और अपनी बेटी से मेरी शादी की थी। बादशाह उस खूबसूरत नौजवान शहजादे को देखता रह गया। कहां वो बंदर और कहां ये शहजादा? उसने हैरत और खुशी से पूछा, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? शहजादे ने कहा, मैं अपनी कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा। अब क्या मैं अपनी दुल्हन से मिल सकता हूं? बादशाह ने कहा, वो अब भी उसी महल में रहती है जहां तुम रहते थे। उसने तो दुनिया ही छोड़ दी है। तुम शौक से वहां जा सकते हो। बादशाह को हैरान परेशान छोड़कर शहजादा सीधा महल में आ गया। शहजादी गम की तस्वीर बनी बैठी थी। फूल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। रो रोकर आंखों में स्याह हल्के पड़ गए थे। शहजादे को अपने सामने खड़ा देखकर उसे यकीन ही नहीं आया। शहजादे ने कहा, हां शहजादी, तुम्हारी मोहब्बत मुझे खींच लाई। तुम्हारी मां ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा सारा जिस्म बड़े बड़े ओलों से भर गया था। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। शहजादी ने पूछा, फिर आप ठीक कैसे हुए? शहजादे ने जवाब दिया कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता तबीब की शक्ल में मेरे पास आया। 40 दिन मेरे जख्मों पर मरहम लगाया और मेरी ऐसी खिदमत की कि कोई किसी की नहीं करता। शहजादी ने पूछा, अच्छा, तब तो आप लोगों ने उसे बहुत इनाम दिया होगा? शहजादा बोला, नहीं। हैरत की बात तो यही है कि सिवाय मेरी एक अंगूठी के उसने कुछ नहीं लिया और बगैर किसी को बताए चुपचाप कहीं चला गया। शहजादी ने अंगूठी दिखाते हुए पूछा, क्या यही अंगूठी थी? शहजादे ने कहा, हां, मगर तुम्हारे पास कहां से आई? शहजादी कहने लगी, वो तबीब मैं ही थी। तो फिर उसने सारी दास्तान उसे कह डाली और वो कपड़े दिखाए जो वो तबीब के भेष में पहनती रही थी। शहजादे की तो खुशी की इंतहा न रही। वो बोला, मैं खुशकिस्मत हूं कि जो मुझे तुम जैसी दुल्हन मिली। तुम्हारी मां ने मेरी जान लेनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मेरी जान बख्श दी। शहजादी ने कहा, जान लेना और बख्शना तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में होता है। इंसान तो वसीला होता है। मेरी मां भी आपकी दुश्मन नहीं थी। आपको इंसान के रूप में देखकर उन्होंने सोचा कि अगर बंदर की खाल जला दें तो आप हमेशा इंसान बने रहेंगे। उन्होंने तो मेरा अच्छा ही जाना था। गलती आपकी भी थी। आपको कम से कम मुझे तो यह बता देना चाहिए था कि आपके बंदर के भेष में रहने के पीछे राज क्या है, तो मैं इस खाल की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करती। शहजादे ने कहा, असल में मुझे इसका मौका ही नहीं मिल पाया। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए थे। सोचा था इत्मीनान से तुम्हें बताऊंगा। यह मुसीबत आ गई। दरअसल बड़ी लंबी दास्तान है। शहजादी ने कहा,
अब बता दीजिए, शहजादे ने कहना शुरू किया। ये तो तुम जान ही गई हो कि मेरे वालिद भी बादशाह हैं और मैं उनकी इकलौता औलाद हूं। शहजादे का जमाना शेरो शिकार और तफरीह में गुजरता था। तकरीबन साल भर पहले की बात है। मैं अपने मुसाहिबों के साथ शिकार के लिए निकला। जंगल में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत हिरन नजर आया। मैंने ताक कर तीर चलाया, लेकिन वो नजरों से ओझल हो गया। मैंने जब उसका पीछा किया, मैं अपने साथियों से भी बिछड़ गया और बहुत दूर निकल आया। मैंने देखा कि एक चश्मे के किनारे एक बुजुर्ग नूर वाला सूरज जैसा चेहरा लिए एक दरख्त के नीचे बैठे हैं और उनके पास एक 10 से 12 साल का लड़का लेटा हुआ था, जिसकी टांग में से खून बह रहा है। और वो बुजुर्ग लड़के के जख्म को धोते जा रहे थे और रो रो कर उस शख्स को बद्दुआ देते जा रहे थे जिसने ये तीर मारा था। मेरी शक्ल देखते ही गुस्से से बोले, आदमी हो या बंदर, तमीज तहजीब तो तुम्हें छूकर ही नहीं गया। तो ये उनके कहने की देर थी कि मैं बंदर में बदल गया। उन्होंने कहा, जा और जंगल जंगल भटकता, फिर कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। उनकी बद्दुआ से और अपनी हालत से इतना मैं परेशान हुआ। उनके पांव पकड़ डट लिए और रो रो कर मेरी हालत देखकर उस लड़के को मेरे ऊपर तरस आ गया। उसने बुजुर्ग से कहा, दादा जान, जब इंसान अपनी गलती मान ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। यह भी शर्मिंदा है, उसे माफ कर दीजिए और दोबारा इंसान बना दीजिए। लड़के ने जब ज्यादा इसरार किया तो बुजुर्ग बोले, देख, इससे सीख कि तूने उसको जख्मी किया और ये तेरी सिफारिश कर रहा है। खैर, मैं अपनी बद्दुआ तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन कम कर सकता हूं। साल भर तू बंदर ही रहेगा। जब कोई लड़की तुमसे हमदर्दी करते हुए शादी पर तैयार हो जाएगी तो तब अपनी असली सूरत में तुम वापस आ जाओगे। अगर साल गुजरने से पहले तेरी शादी हो गई तो सिर्फ अपनी हमदर्द बीवी के सामने इंसान की शक्ल में आ सकोगे। लाचार होकर मैं वहां से वापस आ गया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं था, अपने घर लौट नहीं सकता था। 6 माह तक जंगलों में भटकता रहा। फिर एक दिन तुम्हारे वालिद वहां सैर करने के लिए आए। उन्होंने मुझ पर एहसान किया, मुझे अपने साथ ले आए, मेरी हर फरमाइश पूरी की। तुम्हें मुझसे हमदर्दी पैदा हुई और अपने बाप की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे शादी कर ली। बाकी का हाल तुम्हें मालूम है। जब तुम्हारी मां ने मेरी खाल में आग लगाई थी तो इस बद्दुआ की मुद्दत पूरी होने में कुछ ही दिन बचे थे। अभी शहजादा यह कहानी सुना ही रहा था कि बादशाह और उनकी बेगम भी वहां आ गए। बेगम यानी मल्लिका ने शहजादे से अपनी गलती की माफी मांगी और बादशाह ने कहा, शहजादे, हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो तो यह मलकियत तुम संभालो। शहजादे ने कहा, अभी तो मुझे दुल्हन को लेकर अपने मुल्क जाना है, वहां मेरे वालदैन मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपका हाथ बंटाने आता रहूंगा। बादशाह ने धूमधाम से बेटी को रुखसत किया और दोनों खानदान खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये खूबसूरत कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। और हां, वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से यह बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सबके लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन।